Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Amir Shahzad and today I am going to teach you biological method. Dear students, biological method को समझने के लिए हमें सबसे पहले biological problem का पता होना चाहिए. Biological problem क्या चीज़ है? Any problem associated with living organism. जानदारों के साथ कोई भी problem हो वो क्या कहलाती है? Biological problem. And to solve that problem, उसी problem को solve करना क्या कहलाता है? Biological method कहलाता है. So dear students, बायोलॉजिकल मेथड में डिफरेंस जो है वो स्टेप्स हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, डिडक्शन, फिर आपके पास रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ. अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस है, साइंस को हम वैसे बेसिकली जो डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज. यानी कि ऐसे ही कोई नहीं बात कर दी जाती, जो भी बात की जाती है वो बाकायदा प्रूफ के साथ, उसके पीछे सालों की मेहनत जो है वो लगी हुई होती है. तो उसको आप बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज. यानी एक्सपेरिमेंट करके जो नॉलेज गेन किया जाता है उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स साइंस. तो आप क्या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, साइंस इज़ अ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स. हकीकत पर मबनी जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज भी क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सबसे जो पहला इसका स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ ऑड नज़र आई है, या आपने कुछ ऑड चीज़ जो है वो स्मेल की है, या फिर आप जो रूटीन से हट के हो, या किसी चीज़ को आपने टच किया तो वो पहले से जो आप फील करते हैं अपनी टच के अंदर वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो इट्स मीन कि वो आपने ऑब्जर्व किया. तो डियर स्टूडेंट जो ऑब्जर्वेशन होती है, अब फॉर एग्जांपल एक और बात बताता चलूं कि एक ये आजकल को जो कोरोना का सीन चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. इससे पहले ऑब्जर्वेशन नहीं थी कोरोना के बारे में. सो जो कोरोना के सिम्टम्स आए हैं उन्होंने बताया है कि ये डिजीज़ कोरोना है. ये बिल्कुल आज का जो टॉपिक है बिल्कुल इसी पे भी है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं. कोरोना जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस के साथ वो एसोसिएट. अब उसको हमने सॉल्व करना है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है. फॉर एग्जांपल उस कम्युनिटी के अंदर पहले कोरोना का केस नहीं था, जो पहले 10, 15, 20 कोरोना के केस चाइना के अंदर आए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर लोगों से हट कर उनका जो था ना बिहेवियर था, इसको आप बोलते हैं कि दूसरे लोगों ने ऑब्जर्व किया, डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशन की जाती है अपनी 5 सेंसेस से, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है टच, फिर आता है स्मेल, फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास आती है विजन यानी कि छूना, सूंघना, और उसके बाद देखना, हेयरिंग, और हेयरिंग एंड टेस्ट. तो ये 5 सेंसेस हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए, इनको यूटिलाइज करते हुए हम ऑब्जर्वेशंस को जो है वो डेवलप करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताते हैं. तो ऑब्जर्वेशन 2 तरह की हो सकती हैं, एक है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव. जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो आपको जस्ट क्वालिटी के बारे में बताती हैं. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, उसका टेस्ट जो है वो क्वालिटी है, उसका कलर जो है वो उसकी क्वालिटी है. सो द ऑब्जर्वेशन विच आर नॉट मेजरेबल, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव होती हैं और वो क्वालिटी पर बेस करती हैं. इसी तरह से क्वांटिटेटिव जो होती हैं ये होती हैं मेजरेबल. ये आपके पास नॉन मेजरेबल. जब ऑब्जर्वेशंस बना ली जाती हैं तो अब ऑब्जर्वेशन की एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है. फॉर एग्जांपल जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है वो ऑब्जर्व करने के बाद एक स्टेटमेंट दी जाती है. वो जो स्टेटमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास कहलाती है हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस क्या है? इट इज कॉल्ड टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी कि जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में जब आप बोलते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाती है. इट इज़ कॉल्ड टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो हाइपोथेसिस है
हाइपोथेसिस जो है वो बहुत सी दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनको देखकर जो है वो दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ रिलीजियस प्रेफरेंस होती है, उस पर दिया जा सकता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इमेजिनेशन भी हो सकती हैं, ख्याल भी हो सकता है। तो इट्स मीन कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप उसको स्टेटमेंट के अंदर लेकर आएंगे, वो आपके पास कहलाएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे, उसमें रीजनिंग भी होगी, उसके अंदर डिडक्शन भी होगी। सो आप कहते हैं कि जो डिडक्शन है ये क्या है, लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। कि फॉर एग्जांपल आपने हाइपोथेसिस को जो है वो चेक किया है अगेन एंड अगेन, और अगर वो फाल्सीफाई हो गया तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वो फाल्सीफाई नहीं होता तो उसको नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर लेकर आया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो फिलहाल लॉजिकल रिजल्ट्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिडक्शन कहलाएगी। डिडक्शन के बाद आती है रीजनिंग। तो ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ना, सबसे पहले इसके लिए आप की यूज़ करेंगे DGS, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल। अब ये क्या है, डिडक्टिव, D से डिडक्टिव, G से जनरल और S से स्पेसिफिक। These reasoning moves from general to general statement से specific statement की तरफ लेकर जाती हैं। For example, मैं कहता हूं all the bird have wings, यानी कि सारे जो परिंदे हैं उनके पास विंग्स हैं। सो या दैट, सो स्पैरो इज अ बर्ड, या सो की जगह पर यहां पे आप एंड लिख सकते हैं, एंड स्पैरो इज अ बर्ड, ऑल द बर्ड्स हैव विंग, यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट है, सारे परिंदे जो हैं उनके पास जो है वो विंग्स होते हैं। एंड स्पैरो इज अ बर्ड, और स्पैरो जो है वो बर्ड है डेफिनेटली। सो स्पैरो आल्सो हैव विंग्स, तो स्पैरो के पास जो है वो क्या होंगे, विंग्स होंगे। इसी तरह से ये देखिए जनरल से स्पेसिफिक की तरफ इसने मूव किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। I से इंडक्टिव, S से स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है आपकी, उससे आप मूव करेंगे जनरल की तरफ, तो उसका जो है वो उल्ट हो जाएगा। क्या होगा, स्पैरो हैव विंग्स एंड स्पैरो इज ए बर्ड, सो हैव विंग्स। देखें अब क्या है कि हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया। बर्ड्स तो बहुत सारी जो है उसकी किस्में हैं, तो स्पैरो उनमें से क्या है, एक स्पेसिफिक बर्ड है। तो स्पैरो हैव विंग्स, स्पैरो के पास विंग्स हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गई। एंड स्पैरो इज अ बर्ड, और स्पैरो क्या है, वो एक परिंदा है। सो ऑल द बर्ड हैव विंग्स, तो इसका मतलब है कि सभी के सभी जो परिंदे होंगे उनके पास क्या होंगे, विंग्स होंगे। ये आपके पास है रीजनिंग। तो आप रीजनिंग जो है ना, इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, इफ एंड देन का। तो यहां पर इफ और देन कहां पर यूटिलाइज होगा डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं इफ, स्टार्ट करते हैं यहां से, इफ स्पैरो हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड, सो की जगह पर अब आप क्या लगा देंगे, देन। यहां पर आप क्या यूज करेंगे, देन ऑल द बर्ड्स हैव विंग। अब आपके पास ये प्रॉपर जो है इसके फॉर्मेट के अंदर आ गई है। पहले जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो अब ये जो मैंने ग्रीन के साथ लिखा, अगर आप इसके अंदर इफ और देन का इस्तेमाल करेंगे, देन डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास रीजनिंग की फॉर्म में आएगा। तो इसी तरह से यहां पर भी आप करेंगे, रेड के साथ कर देता हूं, ऑल से पहले आप लिखेंगे इफ, ऑल द बर्ड्स हैव विंग, सो की जगह पर आप क्या लिख देंगे, देन स्पैरो आल्सो हैव विंग्स। तो ये अब आपके पास प्रॉपर जो है रीजनिंग की स्टेटमेंट आ गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थ्योरी आती है, जब हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन टेस्ट किया गया है और फल्सिफाई ना हो सके, तो ये एक नई चीज को जो है वो डेवलप करता है, वो आपके पास कहलाती है थ्योरी। व्हेन हाइपोथेसिस is tested again and again by the scientist
and it is not falsified। इसको आप गलत साबित ना करें तो ये क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाएगी। सो दिस इज कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से हैं? थ्योरी मस्ट बी प्रोडक्टिव। थ्योरी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्ट दे। इट्स मीन ये थ्योरी जो है इससे न्यू हाइपोथेसिस जनरेट हो। टू जनरेट न्यू हाइपोथेसिस। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास थ्योरी मस्ट बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो हो गया, थ्योरी मस्ट बी प्रीडिक्टिव, यानी कि जो रिजल्ट है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये चीज कहलाती है प्रिडिक्शन। यानी कि वक्त से पहले थ्योरी जो है वो आपको बता दे कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ये होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास थ्योरी कौन कौन सी हैं? एग्जांपल में आपके पास है वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास है प्रेशर फ्लो थ्योरी भी है, और नेक्स्ट जो आपके पास है वो है लॉ। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड का जो लास्ट वाला है लॉ जो है ये फैक्ट ऑफ नेचर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये कुदरत की हकीकत है, फैक्ट ऑफ नेचर। कुदरत की जो है हकीकत है वो आपके पास लॉ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स लॉ जो है ये क्या है कि जब थ्योरी को आप फाल्सिफाई ना करें, जो रिजल्ट्स हों थ्योरी के वो ऑलवेज सेम आए और एक जगह पर नहीं। क्योंकि अब जब थ्योरी पेश की जाती है ना तो साइंटिस्ट जो हैं वो काम में लग जाते हैं कि हम इस थ्योरी को फाल्सिफाई करेंगे या हम इस थ्योरी को प्रूव करेंगे। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि अगर थ्योरी के रिजल्ट जो हैं वो ऑलवेज सेम आए और करेक्ट आए तो वो चीज़ आपके पास क्या बनती है? लॉ। इट्स मीन कि वो नेचर की हकीकत है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो ये बनता है आपके पास लॉ। लॉज की आपके पास एग्जांपल हैं, एक है हार्डे वेनबर्ग लॉ, जो कि आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा मेरे बच्चों आपके पास है मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।